नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री किताब में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। यहाँ पे थोड़ा समझने वाला पार्ट है, थोड़ा एनालिटिकल पार्ट है, यहाँ पे दिमाग का इन्वॉल्वमेंट लगने वाला है, तो दिमाग खोल के बैठिए। सबसे पहले बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ हैंड्स की। मैंने आपको बताया था पहले आए प्राइमेट्स, मैमल्स का एक सब ग्रुप था प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के अंदर आपके बहुत अलग अलग प्रकार के, आप कह सकते हो, एक सब ग्रुप बना जिसमें एप्स, मंकीज और ह्यूमन सब आते हैं। इसके अंदर होमोज अलग स्पेशीज थी और एक और स्पेशीज बन के उभरी जिसका नाम था, ये नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, हाँ ये रहा, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। अभी ऑस्ट्रेलोपैथिकस और होमोस के कंपैरिजन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं उससे पहले आपको एप्स और चिंपैंजीज किस प्रकार से काम करते थे उसकी बात भी करेंगे। ऑस्ट्रेलोपैथिकस की बात करो तो वो एप्स से एक स्टेप आगे थे। यहाँ पे जो ए वाला फिगर दिख रहा है वो आपके चिंपैंजीज की प्रिसीशन ग्रिप को दिखा रहा है। सबसे पहले आपको प्रिसीशन ग्रिप और पावर ग्रिप के बीच के फर्क को समझना है। ये लेफ्ट साइड पे जहाँ पे मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, बेसिकली दिस इज पावर ग्रिप। एक डंडे को पकड़ के बैठे हैं, इस तरफ से उंगलियां आ रही हैं और दूसरी तरफ से आपका अंगूठा आ रहा है। दूसरी तरफ आपको प्रिसीशन ग्रुप दिख रहा है। तो मान लो अगर आपको कोई कॉइन पकड़ना है तो आपने अपना अंगूठा लिया और आपने अपना ये 4 फिंगर का इस्तेमाल किया और बीच में कॉइन पकड़ लिया या पत्थर पकड़ लिया, या फिर आप कह लीजिए कि जो बॉलर्स होते हैं वो बॉल पकड़ते हैं कहीं ना कहीं 4 फिंगर और थम्स का प्रयोग करके। कपड़ा, अगर आप कपड़े की फाइननेस को देख रहे हो तो अपने फिंगर्स के बीच में, तो बेसिकली दिस इज प्रिसीशन ग्रिप। पावर ग्रिप में आप कस के चीज़ों को पकड़ रहे हो। प्रिसीशन ग्रिप में कहीं ना कहीं आप पकड़ने के लिए चीज़ों को नहीं पकड़ रहे हो, किसी चीज़ को एसेस करते वक्त आप प्रिसीशन ग्रिप करते हो। ठीक है भाई, तो ये फर्क है पावर ग्रिप का और प्रिसीशन ग्रिप का। अब यहाँ पे एक फिगर है, ये चिंपैंजी का हाथ है। आप इस चिंपैंजी के हाथ को देखिए। आप अगर इसको नॉर्मल ह्यूमन हैंड से कंपेयर करोगे आपको समझ में आएगा कि चिंपैंजी का जो अंगूठा होता है ना, वो थोड़ा छोटा होता है ह्यूमन हैंड से। तो ह्यूमन हैंड की जो पावर ग्रिप है वो तेज होगी, लेकिन चिंपैंजी की पावर ग्रिप भले तेज ना हो, हालांकि इसकी उंगलियों में इतनी ताकत होती है कि कहीं ना कहीं पेड़ पे लटक लटक के बहुत स्ट्रांग होते हैं इनके हाथ, बट कहीं ना कहीं इसका अंगूठा छोटा है। तो बेसिकली यहाँ के फिगर में आपको प्रिसीशन ग्रुप दिखाई जा रही है ए में चिंपैंजी की, बी में पावर ग्रिप दिखाई जा रही है ह्यूमन हैंड की, सी में होमोनिड की प्रिसीशन ग्रिप दिखाई जा रही है। अभी होमोनिड में होमो स्पेशी आ गई। अभी होमो स्पेशी में बहुत अलग अलग प्रकार के होमोज हैं। होमोसेपियंस हैं, होमो निएंडरथालिस हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के होमोज हैं। कुल मिला के यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे ही जो नई स्पेशीज उभर के आ रही थी उनकी पावर ग्रिप और उनकी प्रिसीशन ग्रिप दोनों अच्छी होती चली गई। समझ गए। अगर आप चिंपैंजी की पावर ग्रिप के रिस्पेक्ट में, चिंपैंजी की प्रिसीजन ग्रिप के रिस्पेक्ट में आगे की स्पेशीज की पावर प्रिसीजन ग्रिप देखोगे तो वो अच्छी होती नजर आएगी। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग होमोनिड्स की। पिछली बार मैंने आपको होमोनॉइड्स के बारे में बताया था और होमोनिड्स के बारे में बताया था। होमोनिड्स को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो का नहीं देखा है बिल्कुल देख लीजिए जाके। तो होमोनिड्स एक फैमिली को बिलोंग करते थे जिसका नाम था होमोनिडे। ठीक है ना। ये होमोनिडे में ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आते हैं। ओके, तो जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं वहां पे होमोनिड्स के क्या है कि इनका ब्रेन साइज होमोनॉइड से बड़ा है, इनका पोस्चर अपराइट है, बाइपेडल लोकोमोशन है। बाइपेडल लोकोमोशन को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो 2 पैरों पे चल रहे हैं वो बाइपेडल लोकोमोशन है। ठीक है ना। फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड, हैंड का स्पेशलाइजेशन ज्यादा है होमोनिड्स में। फिर अगर आप बात करो तो होमोनिड्स को भी यहाँ पे कुछ ब्रांचेस में सब डिवाइड करके रखा गया है जिसको आप जेनस बोलते हो। 2 जेनस इसमें निकल के आते हैं, एक ऑस्ट्रेलोपैथिकस, एक होमो। समझिए बात को। प्राइमेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि सब कुछ आता है, एप्स आते हैं, मंकीज आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। ओके, अभी यहाँ पे चिंपैंजी और एप के बाद आते हैं आपके ऑस्ट्रेलोपैथिकस और उसके बाद आते हैं होमोस। बेसिकली होमोनिड्स के 2 सब टाइप्स, 2 जेनस बताए गए हैं, एक ऑस्ट्रेलोपैथिकस और एक होमो। मैं आपको बता दूं होमो एडवांस्ड वर्जन है ऑस्ट्रेलोपैथिकस का, या कह लो कि होमोस आर मोर एफिशिएंट देन ऑस्ट्रेलोपैथिकस। अभी साइंस में ये भी बहस चली है कि जो होमोज है क्या ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस का इंप्रूवमेंट है या एक बिल्कुल ही अलग स्पेशी है, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आगे। लेकिन उससे पहले भाई वीडियो पे लाइक का बटन, थोड़ा सेल्फ प्रमोशन भी जरूरी है। अब तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ तो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप उससे बातचीत कर सकते हैं। मैसेज, वीडियोस अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए,
मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, चूंकि यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भेजता नहीं है, और जो भी मैं करंट अफेयर्स के डेली न्यूज़ एडिटोरियल की वीडियोस बनाता हूँ उनकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता हूँ। कोई अगर आपको अपडेट होनी होती है वीडियोस से रिलेटेड तो वो अपडेट भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो रेगुलरली चैनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो वहाँ आपको डिस्कस कर ली जाएंगी। उसके साथ साथ ज्वाइन बटन दबा के आप चाहें तो हेल्प कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ही करिए। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री और रमेश चंद्र की इकोनॉमिक्स पे वीडियो बन रही है, कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आगे अपलोड होंगी। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की वीडियोस मैंने बनाई है, कुछ बची हुई हैं, धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रही है। अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए। वापस आ जाते हैं। अब देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस और ये जो होमो है, ये दो प्रकार के जेनस निकल के आए हैं यहाँ पे, किसके अंदर से? होमोनॉइड्स के अंदर से। अभी आपको मैं बता दूं कि ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस और जो होमो है, इनके अंदर भी और अलग अलग प्रकार की स्पेशीज हैं। तो सबसे ऊपर आगे होमोनिड्स, इनके नीचे आगे दो जेनस, एक जेनस हो गया ऑस्ट्रेलोपैथिकस, दूसरा हो गया होमस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के अंदर भी बहुत अलग अलग प्रकार की स्पेशीज आएंगी और होमो के अंदर भी बहुत अलग अलग प्रकार की स्पेशीज आएंगी, लेकिन उन स्पेशीज के सेग्रीगेशन को देखने के बजाय हम ब्रॉड फीचर्स को पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलोपैथिकस और होमो के बीच के फर्क को देखो, तो जो होमोज हैं उनका जो ब्रेन साइज है वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस से ज्यादा है, जो जॉज और टीथ हैं वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस से अलग हैं। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस का जो ब्रेन है वो छोटा है, होमो का ब्रेन बड़ा है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस का जो जॉज हैं वो हैवी हैं, होमो के जॉज हल्के हैं। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के जो टीथ हैं वो बड़े हैं, होमोस के जो टीथ हैं वो थोड़े छोटे हैं। तो ये फर्क यहाँ पे निकल के आ रहा है ऑस्ट्रेलोपैथिकस का और होमोस का। इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाता हूँ। ये फिगर देखिए, यहाँ बेसिकली लेट ऑस्ट्रेलोपैथिकस को दिखाया गया है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे अर्ली होमोस को दिखाया गया। आप देखोगे ऑस्ट्रेलोपैथिकस का जो ब्रेन है छोटा है, होमोस का ब्रेन बड़ा है। फेस जो है ऑस्ट्रेलोपैथिकस का, जो जॉ है इनका वो चौड़ा है, लेकिन होमोस का जॉ पतला होता चला जाएगा। टीथ अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बड़े हैं, लेकिन होमो के जो टीथ हैं वो छोटे होते चले जाएंगे। ये फर्क है इन दोनों के। ओके, यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर होमोनिड्स को आप मंकीज से कंपेयर करो तो फर्क है। मंकी को आप होमोनॉइड की कैटेगरी में नहीं लग सकते, ठीक है ना भाई। अगर आप देखोगे तो होमोनॉइड्स का अगर मंकी से कंपैरिजन करिए तो मंकी के रिस्पेक्ट में होमोनॉइड्स की बॉडी पहली बात तो बड़ी होती, दूसरी बात मंकीज की टेल होती, होमोनॉइड्स की कोई टेल नहीं होती है। तीसरी बात, जो इन्फेंट डेवलपमेंट का पीरियड होता है होमोनॉइड्स का, और जिस तक होमोनॉइड्स अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो जो पीरियड है वो बड़ा होता है। मंकीज इतने लंबे समय तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करते, और मंकीज गेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है। होमोनिड्स का गेस्टेशन पीरियड भी ज्यादा होता है, वो लंबे समय तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर भाई ये स्पेशीज यहाँ पे निकल के आ रही है, स्पेशीज ने इनके नाम रखे हैं, ज्यादातर ये नाम या तो ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है। जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलोपैथिकस की बात कर लो तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से। लैटिन पार्ट है ऑस्ट्रल, जिसका मतलब होता है साउदर्न। ग्रीक पार्ट है पिथिकस, जिसका मतलब होता है एप। तो साउदर्न एप हो गया, आप यहां पे समझ सकते हो। ओके, बेसिकली आप इसको देखो तो एप के आगे एक इंप्रूवमेंट है ऑस्ट्रेलोपैथिकस। होमोनिड्स का एक सब टाइप है, एप तो नहीं है, लेकिन फिर भी एप के बहुत सारे फीचर्स इस ऑस्ट्रेलोपैथिकस में देखने को मिलते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलोपैथिकस में पिथिकस भी रख दिया है, जिसका ग्रीक मतलब होता है एप। समझ गए भाई। तो एप को ग्रीक में पैथिकस भी बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस में बहुत सारे एप के फीचर्स भी आते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एप का नाम इसके नाम में आ रहा है। ओके, फिर आप देखोगे वही एप के क्या फीचर्स हैं, तो एप का जो भेजा होता है, जो ब्रेन होता है, वो होमो के रिस्पेक्ट में कम होता है। एप की जो टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं, होमो के कम होते हैं। और एप की जो हाथ की डेक्सटेरिटी होती है वो लिमिटेड होती है, होमोस की ज्यादा होती है। एप्स में अपराइट वॉकिंग नहीं होती है, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस में भी अपराइट वॉकिंग थी, बट रिस्ट्रिक्टेड अपराइट वॉकिंग थी। फोटो देखिए यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलोपैथिकस दिखा रहा है, जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं। यहाँ पे देखिए कि इसका जो पोस्चर है थोड़ा झुका सा है। अगर आप होमो अर्गास्टर को देखोगे, होमो हैबिलिस को देखोगे, निएंडरथैलर को देखोगे, होमो सेपियंस को देखोगे, इनके पोस्चर्स आपको अपराइट नजर आ रहे हैं, सीधे चल रहे हैं। बट ऑस्ट्रेलोपैथिकस का पोस्चर झुका हुआ नजर आ रहा है, मतलब अभी भी एप की झुक के चलने वाली जो थोड़ी बहुत क्वालिटी है वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस में देखी गई। क्यों इनकी अपराइट वॉकिंग उतनी क्यों नहीं डेवलप हो पाई? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस बहुत लंबे समय तक जो अपना टाइम था वो पेड़ों में गुजारते थे, तो कहीं ना कहीं इनके एप जैसे कुछ फीचर्स रह गए थे। ठीक है भाई,
कर्व्ड हैंड्स थे, फुट बोन्स थे, मोबाइल एंकल्स था। बेसिकली ऑस्ट्रेलोपैथिकस की लाइफ कुछ इस प्रकार की थी कि ज़्यादा समय ये लोग ट्रीज में बिताते थे। ये अलग बात है कि बाद में ऑस्ट्रेलोपैथिकस टूल मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस तक वॉकिंग करेंगे, उसके चलते इनके अंदर होमोस के कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लगेंगे। अब ऑस्ट्रेलोपैथिकस की डिस्कवरी कैसे हुई? इसकी डिस्कवरी हुई ओल्दुवाई गॉर्ज में, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी मुझे, और आई एम श्योर आपको भी सुनने में इसको मजा आएगा। यहाँ पे आपको एक व्यू नजर आ रहा है ओल्दुवाई गॉर्ज का। ईस्ट अफ्रीका में ही रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली समझते हैं ना क्या होती है रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली मतलब टेक्टोनिक प्लेट नीचे से टूटी हुई है, तो आपको जमीन बीच से क्रैक नजर आएगी, और क्रैक होकर ये फैल जाएगी, तो नीचे का इलाका आपको नीचे धंसा हुआ नजर आएगा, और बगल में दो ऐसे पहाड़ उठे हुए नजर आएंगे। इसको बोलते हैं आप रिफ्ट वैली। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये जो पूरा रेड रंग का इलाका है ना, ऐसे ये पूरी की पूरी रिफ्ट वैली फैसी हुई है। यहाँ पे जो जमीन है वो जमीन टूटी हुई है, और अगल बगल आपको जो इलाका है वो उठा हुआ नजर आएगा। जैसे इस फिगर को देखिए, ये जो जमीन है ये उठी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जमीन यहां से टूट गई और फैलती चली गई, तो नीचे का जो इलाका है वो नीचे धंसा हुआ नजर आ रहा है, बगल की जमीन ऊपर उठी हुई नजर आ रही है। तो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली। इसी ईस्ट अफ्रीका की रिफ्ट वैली के ओल्दुवाई गॉर्ज से वन ऑफ द, आप कैसे कर सकते हो कि अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री की जो ट्रेसेस हैं वो इसी इलाके से हमको पता चले। अब देखिए इस बात को तो हम पता कर नहीं सकते कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जैक्टली किस इलाके से चीजें उठी, लेकिन हमें जहां पे साक्ष्य मिले हैं, हमें जहां पे प्रूफ मिले हैं, उनकी तो हम लोग बात करेंगे ही। और इस प्रूफ को ओल्डुवाई गॉर्ज से दो लोगों ने ढूंढा। क्या नाम था इनका? इनका नाम था, एक का नाम था मैरी लीके, एक का नाम था लुइस लीके। वैसे तो अगर आप बात करोगे तो ओल्दुवाई गॉर्ज को ढूंढा किसने था? पहली बार इसको डिस्कवर किया था अर्ली 20th सेंचुरी में एक जर्मन बटरफ्लाई कलेक्टर ने, लेकिन इसको जाना जाता है दो दूसरे पर्सन्स के नाम से। एक का नाम था मैरी लीके, एक का नाम था लुई लीके। 40 साल तक इन्होंने ऑस्ट्रेलोपैथिकस को ढूंढने पे, और जो अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस थे इनके स्केलेटन्स को ढूंढने में निकाले हैं। मैरी लीके की बात की जाए तो मैरी लीके ने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस किए ओल्डुवाई गॉर्ज में, और लायतुली नाम की जगह में, लायतुली नाम की जगह तंजानिया में है। ओके, और बहुत सी एक्साइटिंग डिस्कवरीज की हैं यहाँ पे मैरी लीके जी ने। बेसिकली यहाँ पे लुइस लीके से कहानी शुरू होती है। एक दिन लुइस लीके सुबह सुबह उठे, इनके सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, थोड़ा थोड़ा इनको फीवर था, तो इन्होंने बोला कि मैं कैंप में ही रहूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। हालांकि कैंप में और भी लोग थे जो कि इनकी मदद कर रहे थे, यहाँ पे लोकल्स थे, हर प्रकार के लोग थे। ये लोग बेसिकली वहाँ पे पुराने इंसानों के, आप कह सकते हो, स्केलेटन्स ढूंढ रहे थे। ये इस प्रकार के आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो बेसिकली यहाँ पे लुइस लीके थे, इन्होंने डिसाइड किया कि यार तबीयत खराब है, आज काम पे नहीं जाऊंगा। तो इनका एक 7 वीक का सीजन था, ये जगह जगह पे घूमते रहते थे और चीज़ों को ढूंढते रहते थे। तो 7 वीक का सीजन इनका इस ईस्ट अफ्रीका ओल्दुवाई गॉर्ज में खत्म होने वाला था। इनके पास टाइम कम था। लुइस लीके ने बोला मेरी तबीयत खराब है, तो मैरी लीके ने बोला कि ठीक है तुम आराम करो, मैं जाती हूँ ढूंढने के लिए। तो मैरी लीके अपने दो डॉग सैली और टूट्स के साथ लैंड रोवर पे निकल पड़ी। लैंड रोवर क्या है? एक जीप लाइक व्हीकल है। और ये आराम कर रहे थे, कौन? लुइस लीके। एकदम से लुइस लीके थोड़ी देर के लिए सो गए। एकदम से उनको सुनाई पड़ा कि बहुत तेजी से लैंड रोवर वापस आ रही है। एक सेकंड के लिए इनके दिमाग में बुरा ख्याल आया कि भाई किसी सांप ने तो नहीं काट लिया, किसी स्कॉर्पियन ने तो नहीं काट लिया, क्योंकि जिस ओल्डुवाई गॉर्ज में थे वहां पे भयंकर सांप और भयंकर स्कॉर्पियंस तो थे ही। तो हो सकता है डॉग्स ना बचा पाए हो, कोई सांप या स्कॉर्पियन ने इनकी वाइफ मैरी को काट लिया हो। लेकिन एकदम से मैरी की इनको आवाज सुनाई पड़ी, मैरी चिल्लाते हुए बोल रही, आई हैव गॉट हिम, आई हैव गॉट हिम, आई हैव गॉट हिम। ये समझ ही नहीं पाए कि भाई क्या मिला तुमको, क्या तुम्हें चोट लगी है? लुई ने पूछा मैरी से, मैरी ने बोला नहीं, हम उसको ढूंढ पाए जिसको हम पिछले 23 सालों से ढूंढ रहे हैं, मुझे उसके दांत मिल गए। बेसिकली ये यहाँ पे किसको ढूंढ रहे थे? ये यहाँ पे एंशिएंट मैन को ढूंढ रहे थे। इन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपैथिकस को ढूंढ लिया था। ह्यूमन के
अर्लियर फॉर्म ऑफ स्पेशीज को यहाँ पे ढूंढ लिया था और यही ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। समझ गए बात को? अब देखिए, हमको ये जो ह्यूमंस के अर्ली फॉर्म है ये बहुत जगहों से मिले हैं। शुरुआत इसकी अफ्रीका से हुई है, लेकिन बहुत जगहों पे पाए गए हैं ये ह्यूमंस के अर्ली फॉर्म। और जो अर्ली ह्यूमंस मिले हैं वो किसी एक स्पेशीज की नहीं है, वो अलग अलग स्पेशीज के हैं। वो अलग अलग स्पेशीज कौन सी हैं इसके बारे में भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इन अलग अलग स्पेशीज को अलग अलग आधार पे एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया गया है। तो इनको डिस्टिंग्विश किया है बेसिकली ऑन द डिफरेंसेस इन बोन स्ट्रक्चर। तो बोन स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके स्कल साइज के बेसिस पे, इनके जॉस के बेसिस पे आप कह सकते हो कि इन अर्लीस्ट स्पेशीज ऑफ ह्यूमंस को डिस्टिंग्विश किया गया है। होमो स्पेशीज की बात करिए तो देखिए कितनी प्रकार की यहाँ स्पेशीज निकल के आ रही है। होमो अर्गास्टर अलग है, होमो हैबिलिस अलग है, होमो निएंडरदेल अलग है, होमो सेपियंस अलग है। सब होमो ही है बट अलग अलग स्पेशीज है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलोपैथिकस में भी अलग अलग स्पेशीज है। इन स्पेशीज को कौन से बेसिस पे आपने सेग्रीगेट किया? तो इनके स्कल साइज पे, इनके जॉस पे। और बेसिकली ये स्पेशीज कैसे इवॉल्व हुई, इसको इवॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब आप बोलोगे कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पे हर जो फैक्टर आपको नजर आ रहा है, बेसिकली 5 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं और ये 5 बॉक्सेस हर दूसरे आप कह सकते हो फैक्टर के साथ किस प्रकार से इंटरैक्ट करते हैं और एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट डालता है, इसकी बात करते हैं। पहले जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे, ठीक है ना, वो पेड़ों पे झूलते रहते थे उधर उधर, टहनी से टहनी। इनको टूल मेकिंग की जरूरत पड़ी तो उन्होंने टूल मेकिंग बनानी शुरू की। अभी टूल मेकिंग को बनाने के लिए दिमाग चाहिए। एक पॉइंटेड टूल ही पेड़ को काट पाएगा, किसी मरे हुए जानवर को काट पाएगा, इसको सोचने के लिए दिमाग चाहिए। तो जब टूल मेकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं दिमाग की एक्सरसाइज शुरू हुई। दिमाग की एक्सरसाइज शुरू हुई तो दिमाग की कैपेसिटी बढ़ी, दिमाग की कैपेसिटी बढ़ी तो दिमाग का साइज बढ़ा, और उस बढ़ते दिमाग के साइज से ही टूल बना पाए। तो टूल मेकिंग का प्रोसेस इंक्रीज कर रहा है ब्रेन के साइज में और ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। और बेसिकली ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है तो ही आप टूल बना पा रहे हो। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी प्रकार से ये प्रोसेस इस प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई जब आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है, आप ब्रेन का साइज बढ़ रहा है, तो ही आप लंबे डिस्टेंस तक चल पा रहे हो, ज्यादा अच्छी हंटिंग कर पा रहे हो, ठीक है ना। विजुअल सर्वेलेंस आपका अच्छा, ज्यादा दूर तक देख पा रहे हो। जो कि पहले जब आप झुक के चल रहे थे, झुक के चलने का मतलब यह है कि आप एक जानवर की तरह चल रहे थे, 2 पैर 2 हाथ, तो एक जानवर जैसे एक कुत्ता चलता है, जैसे घोड़ा चलता है, उस प्रकार से आप चल रहे थे। तो आपकी विजुअल सर्वेलेंस की ताकत कम थी। अब आप अपराइट चल रहे हो तो एक हाइट पे पहुंच गए हो, तो आपकी आंखें ज्यादा दूर तक देख पा रही हैं। तो ये चीजें भी आपस में एक दूसरे के साथ आप कह सकते हो डिपेंडेंट। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है ना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इसी इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म को बोला गया है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से भी कहीं ना कहीं इन ऑस्ट्रेलोपैथिकस का इवॉल्वमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। फिर आप देखिए बाइपेडलिज्म से क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई पहले एक पर्टिकुलर आदमी 2 टांगे और तो जैसे कि ये जानवर की बॉडी है तो 2 आगे 2 पीछे ऐसे चल रहा है, मतलब जैसे एक आज की डेट में डॉग चलता है। लेकिन जब उसके दोनों आगे के हाथ फ्री हो गए, जब वो केवल 2 टांगों पे चलने लगा, तो कहीं ना कहीं उसके हाथों से वो कुछ और काम करने लगा। तो अपने इन्फेंट, अपने बच्चे को पकड़ के चलने लगा या टूल्स के पकड़ के चलने लगा। मतलब उसके हैंड अगर किसी और चीज में यूज हो रहे हैं तो वो अपने पैरों का ज्यादा प्रयोग करेगा और धीरे धीरे उसको पैरों पे चलने की ही आदत हो जाएगी। तो कुल मिला के पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये बोला जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस था ये होमो में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो उसने कुछ ऐसे काम करने शुरू हुए, आप कह सकते हो कुछ, मतलब एवोल्यूशन में ये एक स्टडी है। देखिए कुछ लोगों का, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा बोलना है होमोज एकदम अलग इवॉल्व हुए हैं, ऑस्ट्रेलोपैथिकस का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि ऑस्ट्रेलोपैथिकस में ही इंप्रूवमेंट होता गया और वो होमो बन गए। ओके, अब ये अलग अलग थीसिस की बात है, मैं आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब उसका हैंड दूसरी चीज़ों में यूज़ होने लगा, टूल्स में यूज़ होने लगा, बच्चों को संभालने में यूज़ होने लगा, तो उसने अपनी टांगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब उसको टांगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उसको टांगों पे चलने की आदत हो गई, उसके हाथ फ्री हो गए। फिर भाई जब बात आती है चलने की, तो चलने में 2 टांगों पे चलने में कम एनर्जी यूज होती है। अगर आप चारों से लेके चलते हो तो आपकी बॉडी की ज्यादा एनर्जी यूज होगी, आप केवल 2 टांगों पे चलोगे एनर्जी कम यूज होगी। लेकिन जब बात आती है दौड़ने की, तब दौड़ने में अगर आप सिर्फ 2 टांगों पे दौड़ रहे हो तो एनर्जी ज्यादा खत्म होती है। वहीं पे एक कुत्ता या फिर एक हॉर्स वो 4 टांगों पे दौड़ता है, यानी 2 हाथ या 2 पैर कह लीजिए, जो कह लीजिए, तो बेसिकली वहां पे एनर्जी कम होती है।
जो जब बात आती है रनिंग की, तब एक कुत्ता और एक घोड़ा तेज क्यों दौड़ पाता है? क्योंकि वो 4 एलिमेंट्स को यूज करके दौड़ रहा होता है। और एक ह्यूमन की ज्यादा एनर्जी दौड़ने में क्यों लगती है? क्योंकि वो केवल वो 2 एलिमेंट्स पे दौड़ रहा होता है। वहीं पे जब चलने की बात आती है तो सिर्फ 2 पैर पे चलने में एनर्जी कम वेस्ट होगी, 4 पैर पे चलने में एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। तो ये बात हो गई। लेकिन अगर आप बाइपेडलिज्म की बात करो, यहां पे सवाल ये उठ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे ये 4 पैरों पे चलते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आगे के 2 हाथ इस्तेमाल करने कम कर दिए, केवल 2 पे डिपेंडेंट हो गए। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट ये निकल के आता है कि पहले के जो एप्स थे, चिंपैंजीज थे, उनसे धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा था। वो भाई 4 पैरों पे चलते थे, धीरे धीरे उन्होंने आगे के 2 पैरों को हाथ में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन बाइपेडलिज्म का ये जो फिनोमिना है, बाइपेडलिज्म कहने का मतलब ये है कि भाई आप सिर्फ 2 पैरों पे चल रहे हो। ये 3.6 मिलियन ईयर्स अगो भी पहले देखने को मिला है। मतलब कि अगर आप ये सोचो कि एक सीरीज में सब कुछ हो रहा है, अगर आप ये सोचो कि एक सीरीज में पहले 4 पैरों का यूज हो रहा था, फिर 2 ही पैरों का यूज होने लगा, 2 हाथ फ्री हो गए, तो ऐसा नहीं है। आपको सीधे सीधे बाइपेडलिज्म, 2 पैरों के चलने के एग्जाम्पल मिलेंगे 3.6 मिलियन ईयर्स अगो। कहां पे? होमोनॉइड फुटप्रिंट से लातियोली नाम की जगह पे, तंजानिया में। यहां पे भी ये जो 2 ऑथर्स थे ये जाके रिसर्च कर रहे थे। कौन से 2 ऑथर्स? एक मैरी लीकी और एक लुइस लीकी। ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ जबरदस्त साइंटिस्ट या कह लीजिए कि इंथुजियास्टिक साइंटिस्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। फिर आप देखोगे कि हथार में फॉसिल लिम्बोस मिले, इथोपिया से भी बाइपेडलिज्म के एग्जाम्पल मिले। तो इस बेसिस पे एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्सी है कि भाई ये जो 4 पैरों पे चलने वाली स्पेशीज थी, यही 2 पैरों पे चलने वाली स्पेशीज में कन्वर्ट हुई है, या 2 पैरों पे चलने वाली स्पेशीज अपना अलग ही इवॉल्व हुई है। इसके ऊपर आप कह सकते हो कि एक बड़ी आप कह सकते हो कंट्रोवर्सी, जिसको अभी भी सॉल्व नहीं किया जा पाया है। अब बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस है ये एक्सटिंक्ट कैसे हो गए। ठीक है, कैसे ये एक्सटिंक्ट हो गए? होमोस बचे, ऑस्ट्रेलोपैथिकस खत्म हो गया। हुआ ये कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगो ग्लेशिएशन हो गया, आइस एज आ गया। जब आइस एज आ गई तो अर्थ में बहुत जगहों पे बर्फ जम गई। जब बर्फ जम गई तो क्लाइमेट और वेजिटेशन को नुकसान पहुंचा। जो भी फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे वो फॉरेस्ट खत्म होने लगे और उन फॉरेस्ट की जगह ग्रासलैंड इलाके आने लगे। और इन फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस। जैसा कि मैंने बताया कि इनमें एप्स की फीचर्स थे, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे टंगने रहना, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस। दे वर अडॉप्टेड टू फॉरेस्ट। तो जब आइस एज में फॉरेस्ट खत्म होने लगे और ग्रासलैंड बढ़ने लगे तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस की जो स्पेशीज थी ना ये खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और इसकी जगह एक ऐसी स्पेशी ने ले ली जिसको ड्रायर कंडीशंस की आदत थी। और ये जो स्पेशी थी, ये जो जेनस था, ये था होमो। इसको आप कह सकते हो अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेनस होमो। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपैथिकस खत्म क्यों हुए? आइस एज की आने की वजह से खत्म हुए, क्योंकि आइस एज में फॉरेस्ट खत्म होने लगे, ग्रासलैंड आने लगे, और ऑस्ट्रेलोपैथिकस अपने एग्जिस्टेंस के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। अब बात करते हैं होमो की। होमो का मतलब क्या होता है? होमो एक लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है मैन। ये अलग बात है कि होमो स्पेशीज में वुमेन भी मिलती हैं, बट मैन के नाम पे होमो डाल दिया। अभी होमो में भी बहुत अलग अलग प्रकार की स्पेशीज है, और ये जो काम करते थे उस हिसाब से स्पेशी का नाम डाल दिया। जैसे होमो हेबिलिस, तो हेबिलिस का मतलब क्या है? टूल मेकर की स्पेशी। होमो इरेक्टस मतलब वो स्पेशी जो सीधे चलता है। होमो सेपियंस मतलब वो स्पेशी जो ज्यादा अच्छा सोच पाता है, ज्यादा अच्छा थिंक कर पाता है। तो होमो हेबिलिस नाम के स्पेशीज के फॉसिल मिलेंगे आपको ओमो नाम की जगह पे इथोपिया में। ओल्डुवाई जॉर्ज मिलेंगे तंजानिया में। होमो इरेक्टस के अर्लीस्ट फॉसिल्स आपको मिलेंगे अफ्रीका में भी, एशिया में भी, कोबी फूरा वेस्ट तुर्काना में भी, केनिया में भी, मौत जकर्तो में भी, सांगीरान जावा में भी, जावा इंडोनेशिया में। आप देखोगे एशिया में ये जो होमो इरेक्टस के फॉसिल्स मिले हैं वो अफ्रीका के बहुत बाद मिले हैं। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो होमोनिड्स की अलग अलग स्पेशीज थी ये इवॉल्व तो ईस्ट अफ्रीका में हुई, और उसके बाद ईस्ट अफ्रीका से ये साउदर्न अफ्रीका की तरफ भी गई, नॉर्दर्न अफ्रीका की तरफ भी गई। साउदर्न अफ्रीका से ये नॉर्दर्न अफ्रीका से ये साउदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में फैल गई, यूरोप में फैल गई। तो हो सकता है कि इनका एवोल्यूशन केवल अफ्रीका में हुआ हो और अफ्रीका से ये पूरे दुनिया भर में फैल गई हो, लगभग 2 से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले। ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस समय पे क्या हुआ था ये आज की डेट में हम लोग कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते। लेकिन ये जो स्पेशीज थी होमोस की, बेसिकली होमोनिड्स की, ये लगभग 1 मिलियन ईयर तक यहाँ पे टिकी रही है। और आज की डेट में जो होमोसेपियंस हैं, इस बात के ऊपर भी एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि क्या ये होमोसेपियंस इन्हीं पुरानी होमो स्पेशीज से निकले हैं। यहाँ पे आपको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली मिल रही है। जो पूरा का पूरा ईस्ट अफ्रीका का इलाका है ना, यहाँ से बेसिकली एंशिएंट ह्यूमंस का उदय माना गया है। हालांकि उनको ह्यूमंस नहीं बोलोगे, उनको आप एप्स चिंपैंजी बोलो,
फिर ऑस्ट्रेलोपैथिकस बोलो, फिर अलग अलग प्रकार के होमोस बोलो, हम लोग आप कह सकते हो मोस्ट मॉडर्न ह्यूमंस है, मोस्ट मॉडर्न पार्ट है किसका, होमोसेपियंस का। ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली का एक मैप नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। अब आप देखोगे कुछ इंस्टेंसेस में ये जो पुराने फॉसिल्स हैं, जो स्पेशीज के फॉसिल्स हैं, इनको नाम किसके बेसिस पे दिया गया, तो इनको नाम इनके लोकेशन के बेसिस पे दिया गया, मतलब जिस जगह पे इनके फॉसिल्स पाए गए हैं उस जगह पे इनकी स्पेशीज का नाम रख दिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फॉसिल्स हाइडलबर्ग नाम की सिटी से मिले हैं जर्मनी में, उस स्पेशीज को नाम दे दिया गया होमो हाइडलबर्जेनेसिस। फिर वो स्पेशी के फॉसिल्स जो कि निएंडर वैली से मिले हैं उनको नाम दे दिया गया होमो निएंडरदेलेनिस। आप बोलो कि ये निएंडर वैली कहाँ पाई जाती है, तो भाई ये भी जर्मनी में पाई जाती है, आपको पहले बता दूं। तो यूरोप के अर्लीस्ट फॉसिल्स कौन कौन से थे, होमो हाइडलबर्जेनेसिस और होमो निएंडरदेलेंसिस। ये आप कह सकते हो जो स्पेशीज थी होमो हाइडलजेनेसिस और निएंडरदेलेंसिस, ये दोनों होमो स्पेशीज को बिलोंग करते थे। हालांकि ओल्ड होमोसेपियंस भी एक यूनिफॉर्म स्पेशी नहीं है, कुछ ओल्ड होमोसेपियंस है, कुछ मॉडर्न होमोसेपियंस है। हम लोग मॉडर्न होमोसेपियंस के एग्जांपल हैं बेसिकली ये जो होमो हाइडलबर्जेनेसिस और होमो निएंडरदेलेंसिस, ये दोनों ओल्ड होमोसेपियंस के एग्जांपल हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब ये जो फॉसिल्स हैं होमो हाइडलबर्जेनेसिस के 0.8 से लेके 0.1 मिलियन ईयर्स अगो पहले हैं, इनका बहुत तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, बहुत जगह पे पाए गए। अगर आप देखो तो ये जो निएंडरथल्स यूरोप में पाए गए और वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में पाए गए, ये 1,30,000 से लेके 35,000 साल तक पुराने हैं। कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूरोप में एकदम से 35,000 साल पहले ये लोग गायब हो गए। अगर आप बात करो तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस के रिस्पेक्ट में जो होमोज हैं उनके ब्रेन बड़े हैं मतलब कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग बढ़ गई। जॉज इनके जो आउटवर्ड प्रोटेक्शन, जो जॉज फैले रहते थे वो कहीं ना कहीं जॉज सिकुड़ गए, इनके टीथ छोटे हो गए। टीथ छोटे क्यों हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईटिंग हैबिट्स बदल रही थी, कहीं ना कहीं डाइटरी हैबिट्स बदल गई थी। तो हो सकता है कि पहले एप्स अगर कच्चा मांस खाते हो तो बाद की जो स्पेशीज हैं वो कहीं ना कहीं पका के मांस खा रही हो। तो पका के अगर आप मांस खा रहे हो तो आपको उतने स्ट्रॉन्ग टीथ की जरूरत नहीं, तो छोटे टीथ में भी काम चल जाएगा। इसीलिए जो जॉट्स और टीथ में जो चेंजेस आए हैं बेसिकली दे आर बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन डाइटरी हैबिट्स। तो दुनिया भर में जो भी स्पेशीज जगह जगह पे पाई गई हैं उनके आप कह सकते हो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। 5 से 1 मिलियन ईयर्स अगो सब साहारन अफ्रीका में कौन सी स्पेशीज मिली, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस मिली, अर्ली होमो इरेक्टस मिले, अर्ली होमोस भी मिले। ऑस्ट्रेलोपैथिकस लेटर और अर्ली होमोस के बीच के डिफरेंसेस को यहाँ सेग्रीगेट किया गया। हालांकि जैसे जैसे होमो स्पेशीज इवॉल्व होती जाएगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी और रिफाइंड होते जाएंगे। फिर बात की जाए 1 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 40,000 ईयर्स अगो पहले कहाँ पे, अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मिड लैटिट्यूड्स में पाए गए होमो इरेक्टस, आर्केइक होमोसेपियंस, निएंडरदेल्स, होमोसेपियंस, मॉडर्न ह्यूमंस के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले। मतलब 40,000 साल पहले से हमको मॉडर्न ह्यूमंस के साक्ष्य मिलने लगे। ऑस्ट्रेलिया में 45,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस के हमको फॉसिल्स मिलने लगे। 40,000 ईयर्स से लेके अब तक के प्रेजेंट की बात की जाए तो लेट निएंडरदेल्स और मॉडर्न ह्यूमंस कहाँ कहाँ मिले, तो यूरोप में हाई लैटिट्यूड्स मिले, एशिया पैसिफिक के आइलैंड्स में मिले, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में मिले, डेजर्ट्स में मिले, रेन फॉरेस्ट मिले। मतलब कि पिछले 45,000 सालों में, पिछले 40,000 सालों की बात की जाए तो मॉडर्न ह्यूमंस के बहुत से न्यूमरस एग्जाम्पल्स, न्यूमरस फॉसिल्स मिल रहे हैं। लेट निएंडरदेल्स के न्यूमरस एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। अगर आपको होमो इरेक्टस में जाना है या फिर अगर आपको होमो जो पुराने अर्लीस्ट होमोज में जाना है या ऑस्ट्रेलोपैथिकस में जाना है तो आपको कुछ मिलियन ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा। और इस सब की शुरुआत कहाँ पे हो रही है, ये सब की शुरुआत ईस्ट अफ्रीका में हो रही है। कुल मिला के आप देखो इस पूरी की पूरी हिस्ट्री को किस प्रकार से जोड़ा गया है। अगर आप ईस्ट अफ्रीका की बात करो तो ईस्ट अफ्रीका में भाई 5 से 6 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही फॉसिल मिलने लगे हैं। लेकिन अगर आप यूरोप की बात करो, एशिया की बात करो, तो यहाँ पे जो फॉसिल मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं 1.5, 2, 2.5 मिलियन ईयर्स पहले हैं। तो यहाँ से क्या इन्फर किया जा रहा है, इन्फर ये किया जा रहा है कि 5 से 6 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो होमोस ईस्ट अफ्रीका में इवॉल्व कर रहे थे ये ईस्ट अफ्रीका में नहीं टिके होंगे, इन्होंने मूवमेंट की होगी और मूवमेंट करके दूसरी जगह पे फैल गए होंगे। और दूसरी जगहों पे हमको जो होमोस के फॉसिल मिल रहे हैं ये वही होमोस रहे होंगे जो पैदा तो ईस्ट अफ्रीका में हुए, इवॉल्व ईस्ट अफ्रीका में हुए, बट वहां से पूरी दुनिया में फैल गए। इस बेसिस पे ये बोला जाता है कि हमारी जो स्पेशीज है, जो अर्लीस्ट ह्यूमंस के जो आप कह सकते हो एवोल्यूशन है, उसका जो ओरिजिन है
वो ईस्ट अफ्रीका, वही ईस्ट अफ्रीका जो आज की डेट में दुनिया का सबसे बैकवर्ड इलाका माना जाता है। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस, इसको अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ वीडियो शेयर करिएगा।